तो हेलो दोस्तों, हम CSIR स्क्वायर से हैं। हम नेट, गेट, JRF और IIT JEM की तैयारी कराते हैं। मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स की फैकल्टी हूँ, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी गेट की एग्ज़ाम आने वाली है फरवरी में। नेट की एग्ज़ाम का भी तय नहीं है, लेकिन आ जाएगी जल्दी, और MP सेट भी जल्दी आने वाली है। तो हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स में। उसका आज ये पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है ये स्टडी है, एक्चुअली में स्टडी है लाइट और मैटर की इंटरेक्शन की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें मेनली होता ऐसा है कि कोई मटेरियल ले लिया सपोज़ कीजिए आपने, वो अपना लाइट इमिट करता है। उस लाइट को हम किसी स्पेक्ट्रम के सहारे, किसी स्पेक्ट्रोस्कोप के सहारे देखते हैं, और जब देखते हैं तो हम उस स्पेक्ट्रम से उस मटेरियल के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मेनली 99% ऑफ द टाइम एटॉमिक फ़िज़िक्स ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आती है एटम की। तो एटम में एटम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलके बनी होती है ना। हर चीज़, आपकी टेबल, चेयर, फैन, व्हाटएवर, यू योरसेल्फ, सब कुछ। लेकिन एटम किससे मिलके बना है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमको पता करना है। इसका क्या अरेंजमेंट है उस मटेरियल का इस एटम के अंदर, इसकी स्टडी हम अब करेंगे। तो सबसे पहले तो यही नहीं पता था कि हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। तो उसमें पहले हमने कई हिट एंड ट्रायल रन किए कि ये मॉडल हो सकता है, ये हो सकता है, रदरफोर्ड ने दिया, इन्होंने दिया। लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको पता चला कि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट अच्छे होते गए, बेहतर बनते गए, तो हमको पता चला कि नहीं, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से हम करेक्ट मॉडल दे सकते हैं। अभी तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शुरुआत में सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की, पहले चैप्टर में, कि एटम को सबसे पहले माना जाता था। जैसे जे थॉम्सन आपने पढ़ रखा है, उसमें जे थॉम्सन मॉडल में ये है प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल। उसमें एक तरबूज के शेप में आपका एटम है या गोल एटम है, उसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसके फैले हुए हैं बीच की तरह, ठीक है। तो ये मॉडल, तो इसका कोई बेसिस नहीं था एक्सपेरिमेंटल, ये ऐसे ही उन्होंने अपने आइडिया से दे दिया जे थॉम्सन ने। फिर क्या हुआ, फिर इसकी बात आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने अपनी लैब में किया एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने उसमें क्या किया, गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। गोल्ड फॉइल लेने के बाद उन्होंने उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अब बम्बार्डमेंट करने के बाद हुआ ऐसा कि गोल्ड फॉइल काफ़ी पतली होती है, मतलब वो जो गोल्ड फॉइल थी उसकी जो थिकनेस थी वो mm में थी या माइक्रोमीटर में, ठीक है। अब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, और अल्फ़ा पार्टिकल तो हर चीज़ को पेनिट्रेट कर देते हैं, दीवार तक को, ठीक है। तो अब हो ऐसा रहा है उसमें कि इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल डाले इस थिन फिल्म पे, और यहाँ डिटेक्टर लगा दिए इसके चारों ओर। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल वापस लौट के आ गए। तो रदरफोर्ड की भाषा, मतलब शब्दों में कहें तो उन्होंने ये बोला कि सोचो कि आप एक नेपकिन ले लो और उस पर एक बुलेट फायर करो और बुलेट वापस लौट के आ जाए। तो ये कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपने एक थिन फिल्म ली, अल्फ़ा पार्टिकल डाले, लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल वापस लौट के आ गए, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल लौट के आ गए, इसका मतलब है कि कोई सेंटर में, मतलब 99% ऑफ द एटम क्या कर रहे थे,
वो तो बाहर जा रहे थे, ठीक है, 99% ऑफ द एटम बाहर चले गए, उनको मतलब कोई बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए, ठीक है, और बाकी कुछ 1% जो भी एटम थे, लेस देन 1%, वापस रिटर्न हो गए 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग, है ना, कुछ है पावरफुल जो एटम के बीच में है ना, और बाकी 99% ऑफ द टाइम एटम इज एम्प्टी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, प्लेनेटरी मॉडल जैसा है। अब प्लेनेटरी मॉडल आपने दे तो दिया, उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स तब तक बहुत अच्छी स्टडी हो चुकी थी। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, हमारे केस में एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, आप तो बोलेंगे कि मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है सर्कल में, पर प्रॉब्लम ये है कि सर्कल में चल रहा है मतलब वेलोसिटीज़ की लगातार चेंज हो रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो ये रेडिएट करेगा। अब रेडिएट करने से क्या होता है? रेडिएट करने से ये होता है कि कोई आपने एटम ले लिया, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और ये भैया रेडिएट कर रहा है, एनर्जी जा रही है इससे बाहर। अब एनर्जी अगर ये बाहर छोड़ता रहा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि एटम को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इस मॉडल के हिसाब से, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि हम सब एग्जिस्ट करते हैं, हम सब एटम से मिल के बने हैं, तो एटम तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रदरफोर्ड की थ्योरी गलत है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर बोहर आए। बोहर ने तब भी क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, आज हम उसको बोलते हैं सेमी क्लासिकल अप्रोच, कुछ क्वांटम से मिलता जुलता फॉर्मेट दिया। सबसे पहला क्वांटम का अगर कहें फॉर्मेट एटम में सेमी क्लासिकल, ये बोहर की थ्योरी। तो बोहर की थ्योरी जो है, इससे आपके नेट जेआरएफ में सवाल भी पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ से अपना लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने में बोहर ने क्या किया देखते हैं। बोहर थ्योरी, ठीक है। बोहर थ्योरी में है, बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड का मॉडल, उन्होंने लार्जली रदरफोर्ड के ही मॉडल को फॉलो किया, उसमें कुछ पोस्टुलेट्स ऐड कर दी। पोस्टुलेट्स क्या क्या थी? उन्होंने पहला रूल बनाया एटम का। पहला उनका रूल था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, उनका मॉडल यहाँ हम बना लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, आप लिख सकते हैं इसको, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा उन्होंने बोला क्या, दूसरा ये कहा उन्होंने कि जो एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड है। पहली टर्म आई क्वांटाइजेशन की, क्वांटम का पहला हिस्ट्री में अगर कुछ है एटम के बारे में तो ये क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? NH बार। अगर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का L है तो वो NH बार, N टाइम्स H बार है। N क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है, और H बार क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, या रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, H बार, मतलब प्लांक कांस्टेंट ये है और ये डिवाइड बाय 2π, ठीक। तो ये रहा आपका कि आप क्वांटाइज कर दिया। तीसरी इन्होंने बात बोली, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ये स्टेशनरी ऑर्बिट से। स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या मतलब है भाई? स्टेशनरी ऑर्बिट से मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट्स में रेडिएट नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तो हमने क्या इससे प्रूफ कर दिया? हमने ये प्रूफ कर दिया या इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस स्टेट में है, मान लीजिए ये वाली स्टेट 1 है, इसमें है और ये रेडिएट नहीं करेगा तो ये यहीं रहेगा, इसकी एनर्जी कभी कम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हमने एटम को सेव कर लिया सेल्फ डिस्ट्रॉय होने से, ठीक है।
तो तीसरी ये वाली इनकी एजम्पशन बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इसमें बताया कि इन स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट। ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या थी? फोर्थ पोस्टुलेट ये है इसमें कि फोर्थ पोस्टुलेट भी इम्पोर्टेंट है, वो ये थी कि ये जो ऑर्बिट्स हो रही हैं इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए n बराबर 1, n बराबर 2, ऐसे करके ऑर्बिट्स है, ठीक है, n बराबर 3, तो जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है एनर्जी वो इस तरीके से करता है कि वो एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जंप करता है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, एक एच मान लो, उसके बराबर होती है। ठीक है। एच तो कांस्टेंट है, हम बेसिकली कह सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। जितना एनर्जी डिफरेंस पार करेगा वो उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट करेगा। ठीक है। तो ये तो रही बात ये फोर्थ पोस्टुलेट की। हमने चारों पोस्टुलेट्स प्रूफ कर दी, मतलब बता दी। बोहर ने अपना एक क्या बोलते हैं कि हमने इस गेम के रूल सेट कर दिए। इस गेम के रूल क्या है? बोहर के रूल थे इसके कि ये 4 रूल्स, ठीक है। अब इन्हीं रूल्स से हम चलेंगे। ये रूल्स बना लिए हमने, ठीक है। तो अब रूल्स से अब ये बना लिए हैं तो क्या क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि हम प्रूफ करेंगे कि एटम के एनर्जी लेवल्स पता करेंगे, एनर्जी लेवल्स क्या क्या होंगे। अब इन्होंने बोला है कि एनर्जी लेवल्स में है ना, अलग अलग ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जीज़ बतानी होगी हमको। ठीक है। तो एनर्जीज़ बताने के लिए क्या करना होगा? हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता करना होगा। अब जैसा कि हम मैकेनिक्स में जानते हैं कि कोई भी अगर आपको क्वांटिटी पता करनी है तो आप पहले, या ये एक सेंटेंस बड़ा फेमस भी है और है कि अगर आप मुझे पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम बता दें तो मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। या पार्टिकल का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो हम उसका पूरा फ्यूचर बता सकते हैं हमारे इक्वेशन में रख के, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के, है ना। तो हमको यहाँ भी कुछ क्वांटिटीज़ पता करनी है, जैसे इसके बारे में, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, मोमेंटम क्या रहेगा, ये सब कुछ पता करना है। ठीक है। तो इनको पता करने के लिए हमको सबसे पहले पता कर लेना चाहिए हमारे बेसिक्स, इसकी रेडियस क्या है और इसका मोमेंटम या इसकी वेलोसिटी क्या है। हमारे केस में हम पहले रेडियस पता कर लेते हैं, फिर वेलोसिटी पता कर लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? रेडियस ऑफ एटम। ठीक है। यहाँ हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का सेंटर में वो Zd है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है E है। ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। उनका नंबर, प्रोटॉन का ही चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज Zd है। मान लीजिए Z प्रोटॉन है तो Zd चार्ज हो गया, है ना, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन है इसलिए रिवॉल्व कर रहा है। ओके। तो रेडियस पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? जिन इलेक्ट्रॉन में, ये एक और टर्म में बता देता हूँ, जिनमें ये चार्ज आप बढ़ाते जाइए लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस टाइप के एटम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है। बाद में हमको पता चलेगा, अभी हम पढ़ तो रहे हैं ये सब, है ना, कि ये बोहर एटम की जो सही नहीं, और एक्चुअली में इसकी लिमिट हमने यहीं डिसाइड भी कर दी है कि हाइड्रोजन लाइक एटम से ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे हम इसमें। ठीक है। तो अभी हम क्या है, रेडियस पता करेंगे। ठीक है। तो रेडियस जो है भाई, वो पता करने के लिए हमको क्या क्या दे रखा है? हमको पता है कि ये सर्कल में मूव कर रहा है,
अब सर्कल में जब मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ZA² कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, ये कूलम्ब फोर्स के कारण, कूलम्ब फोर्स दे रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। रेडियस इसकी हमने मान लिया Rn, ठीक। चार्ज ZE है, ये चार्ज E है, Q1 Q2² डिवाइड बाई 4πε/r²। ओके, अब क्या है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड MR से इंटू कर देते हैं, MRN, यहाँ भी MRN से इंटू कर दें, ठीक है। ये RN से RN कैंसिल, आपका क्या आएगा M² V², ठीक है। और RN² को आप इधर ले आइए, RN² डिवाइड बाई ZE² MRN, ठीक, अपॉन में 4πε। अब आपको चाहिए R, ये हो गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल्स टू NH बार है, एंगुलर मोमेंटम mvr, और ये बोहर पोस्टुलेट से NH बार, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका NH बार ZE², m आगे लिख लेते हैं, mZE² डिवाइड बाई 4πε/Rn। Rn चाहिए हमको, तो R, बाकी ये सब टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट करेंगे तो आएगा भाई, यहाँ लिख लेते हैं अपन 4πε/HN डिवाइड बाय mZE², ठीक है। ओह, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। N² H² Z² डिवाइड बाय, क्या बचा है, 4πε को इधर ले गया, ये रहा N², ये रहा डिवाइड बाई mZE² RN फिक्स। ये आपका आ गया रेडियस। अब आपको चाहिए क्या, वेलोसिटी पता कर रही है, तो वेलोसिटी पता करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है देख लेते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ। वेलोसिटी पता करनी है आपको हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, क्या होता है, बोहर पोस्टुलेट से NH बार, ठीक है। Vn वेलोसिटी nth स्टेट में इन्हें, तब क्या करना है आपको, Rn दे रखा है, ये रहा, रख दो इसको, Vn बराबर NH बराबर m Rn, Rn की वैल्यू क्या है, ये रही NH बार डिवाइड बाई m, Rn को रखें 4πε/H² N² डिवाइड बाई mZE², ये रहा Rn, ठीक। m से m कैंसिल, E² ZE² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। H बार, यहाँ भी कुछ कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, H को N को इससे कैंसिल कर देते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल ये ZE जाएगा ऊपर, ZE², बढ़िया। नीचे क्या क्या बचा, नीचे बचा 4πε और ये बचा HN, ये आपका आ गया भैया वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या है, हमने जो बोला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भैया वेलोसिटी और रेडियस आपका पता होना जिस सिस्टम का, तो आप कुछ भी पता कर सकते हैं उसके बाद उसके बारे में। तो हम पता करते हैं, हमको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि एनर्जी क्या है इसकी, ये पता कर लेते हैं। तो एनर्जी पता करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अरे यार MVN सब हटाना नहीं था, पर कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो बोर थ्योरी में ही चल रहा है सब कुछ, तो इसका भी कोई काम नहीं अभी। अब क्या करना है आपको, अब आपको पता करनी है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पहले काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12 mv², ठीक है।
nth स्टेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mv, n लगा देंगे। vn कितना है आपके पास, vn है आपके पास, अभी निकाला था, अगर वो h बार की वैल्यू अगर सही करें तो e अपॉन में h बार का इंटू करें 4 पाई h बार एप्सिलॉन z बाय n, ये था। इसको रख देते हैं हाफ m, v की जगह रख दो, क्या आएगा स्क्वायर इसका, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन h बार, इसको डिवाइड बाय, इसको यहाँ रखते हैं क्योंकि ये वेरिएबल्स है तो इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी आपके पास, इसका पूरे का स्क्वायर करना है आपको, तो m/2, इसका होगा जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, इसका होगा 4 पाई एप्सिलॉन का पूरे का स्क्वायर कर दो h स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसमें सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब फैला हुआ है, तो क्या करें, इसमें करते हैं कि m e टू द पावर 4, ये सब m कांस्टेंट है, e टू द पावर 4 कांस्टेंट है, 2 ये होगा 16 अंदर स्क्वायर, और ये 2 32 के बाद पाई स्क्वायर के बाद एप्सिलॉन स्क्वायर, इसके बाद h बार स्क्वायर, और ये बचा z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी लिख लेते हैं 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपको पता करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी बड़ा आसान है केस। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के है, दो r n डिस्टेंस पे है, उनके बीच का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगी ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, आर एन, ओके, ये वी है, इसको यू से लिख लेते हैं, यू पोटेंशियल एनर्जी, यू हो गया सॉरी, और ये जेड है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, आर एन क्या है आपके पास, आर एन अभी हमने निकाला था, आर एन की वैल्यू थी, क्या थी आर एन की वैल्यू भाई, वो थी एच स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन पाई एम ई स्क्वायर, यहाँ पे एच को बदल दिया गया है, क्यों बदला है, ठीक है, एच की जगह एच बार नहीं है ये, ठीक है, बड़ा अलग अलग है दो, इसको रख देंगे, क्या होगा, आर एन है एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड, कितना होगा ये, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, एम कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, एन स्क्वायर नीचे आएगा, जेड ऊपर जाएगा, ओके, तो जेड पहले जितना भी ऊपर जा रहा है सबको ऊपर कर लेते हैं, जेड ऊपर जाके जेड स्क्वायर बना देगा, ई स्क्वायर तो है ही सही, और ये ऊपर जाएगा तो ई टू द पावर 4, एम जाएगा ऊपर, एम ई जेड, तीनों को पहुँचा दिया हमने, और कुछ तो नहीं बचा, अब नीचे क्या क्या बचेगा, 4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का स्क्वायर, और क्या बचा है, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रहा पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू होती है आपकी 26.6 या 13.6, 2 इंटू 13.6, और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलो भाई, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो यार, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू माइनस का है 13.6 जेड स्क्वायर
डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, एक ही चीज बची है वो है टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी पता कर लेते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब आप सीधे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डबल है, बस माइनस की है लेकिन डबल है काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखते हैं अभी जस्ट। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं इसमें लिखूंगा H लाइक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या होगी, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी तो कितनी थी पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर पॉजिटिव, और नेगेटिव ये कितना था ट्वाइस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये प्लस है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये E बराबर आपका आ जाएगा 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जैसे जैसे आप इस n स्टेप को बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, पर आपको लग रहा होगा कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्चुअली नहीं, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब है कि बहुत कम, बहुत डाउन लेवल पे है 13.6। अब ये नंबर जितना कम होता जाएगा उतना एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो हमने आज इसकी काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी निकाली है, रेडियस निकाली है और वेलोसिटी पता कर ली है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन लाइक एटम की, ये हम पता कर चुके हैं। इसके कुछ सवाल हैं जो हमको करने हैं, उसको हम देख लेंगे।